अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। बानी पीटीआई की मुश्किलात मुसलसल बढ़ रही हैं। पहले ये ख्याल किया जा रहा था कि बैकडोर राब्तों के जरिए बानी पीटीआई को कुछ रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन जो तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही थी ऐसा नहीं हो सका। तोशाखाना केस में 14 साल की सज़ा मिलने की 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा हुई 14 साल की, और इस सज़ा के बाद ये बात और भी वाज़ेह हो गई कि तहरीक इंसाफ का गर्म पानियों में रहने का मौसम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब देखा जाए तो ये सब मामलात हुकूमत के हक़ में गए हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत इसके बावजूद गुमगू की कैफियत में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो वसवसों का तज़किरा करते थे, उनके वसवसे वहम अब भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। बज़ाहिर हुकूमत तो यह दावा करती है कि माशी चैलेंज से वो निकल चुकी है, अब मईशत पटड़ी पर है और इस्टेब्लिशमेंट भी हुकूमत के शाना बशाना खड़ी है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत अब तक बैरिस्टर गौहर और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की मुलाकात को हज़म नहीं कर पा रही है। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म भी इस मुलाकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार दिखाई देते हैं, क्योंकि हुकूमती ज़राए से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक आर्मी चीफ और पीटीआई के रहनुमाओं की मुलाकात के हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफ कर दिया गया है। एक आला तरीन हुकूमती ज़राए की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि आर्मी चीफ और पीटीआई रहनुमाओं की गुज़श्ता दिनों होने वाली जो बिला शेड्यूल मुलाकात है उसमें जो बात हुई उस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफ कर दिया गया है। आला तरीन हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में चीफ ने पीटीआई रहनुमाओं से उनके पार्टी मसाइल को सुना और फिर कहा कि वो इन मामलात में नहीं पड़ेंगे। आर्मी चीफ ने पीटीआई रहनुमाओं से यह कहा कि वो सियासी मामलात पर हुकूमत से बात करें। अब सवाल यह है कि वज़ीर आज़म ने ऐसा क्या महसूस किया जिसकी वजह से उन्हें इस मुलाकात की ब्रीफिंग लेनी पड़ी। हालांकि सूरत हाल इस वक्त हुकूमत के कंट्रोल में है, और जैसा कि हुकूमती ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि आर्मी चीफ ने पीटीआई को हुकूमत से बात करने का मशवरा दिया, तो ये हुकूमत के लिए अच्छी अलामत है और ये इस बात को जाहिर करती है कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को ये मैंडेट दे रही है कि वो पीटीआई से मामलात को तय करे और इस्टेब्लिशमेंट इसमें कोई दखल नहीं देगी। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत इस मुलाकात पर एक कशमकश में उलझी हुई है, और जाहिर है इस मुलाकात ने बहुत से अभाम भी पैदा किए हैं, जिन्होंने DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अब ये भी कहने की कोशिश की है। गुज़श्ता रोज़ एक तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि पेशावर में जो मीटिंग हुई वो सिक्योरिटी से मुताल्लिक थी, वो कोई सियासी मीटिंग नहीं थी। अब DGISPR ने क्या कहा, जरा उसकी एक झलक सबसे पहले आपको दिखा। पेशावर में बात कर रही हैं दैट मीटिंग वाज फोकस्ड ऑन द सिक्योरिटी बिकॉज देयर इज ए सिक्योरिटी सिचुएशन इन केपीके। तो फौज बैठेगी, वो कोई पॉलिटिकल मीटिंग तो नहीं कि वहां पे कोई सियासत डिस्कस की जा रही। दैट इज प्योरली फोकस्ड ऑन दैट एस्पेक्ट ऑन व्हिच द आर्मी इज प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द केपीके एंड वी हैव ए सिक्योरिटी सिचुएशन। जो आपकी दहशतगर्दी की और फितना अल ख्वारिज की जो वहां थ्रेट है, जो मैनिफेस्ट भी होती रहती है वहां, उसका कोई सियासी ताल्लुक नहीं है, उसका कोई सियासी रंग नहीं। DGISPR की वजाहत हुकूमती हल्कों को मुतमईन करने के लिए काफ़ी होनी चाहिए। अब देखना यह कि हुकूमत इस पर मुतमईन हो पाती है नहीं, लेकिन सियासी हल्कों से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद अब पीटीआई के इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं। दूसरी जानिब पीटीआई के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की अवाम पाकिस्तान पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों से मुलाकातें भी जारी हैं। यह भी कहा जा रहा है कि पीटीआई अब दीगर जमातों के साथ मिलकर बड़ा सियासी इत्तेहाद या ग्रेशन अलायंस बना रही है, और असद कैसर भी यह दावा कर रहे हैं कि 15 से 20 रोज़ के अंदर अंदर हम ऑपोजिशन का एक बड़ा अलायंस बना लेंगे। असद कैसर आज मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के पास पहुंचे, इससे पहले शाहिद खान अब्बासी से बात हुई। आज मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के पास गए तो क्या गुफ्तगू हुई, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। आज़ाद जुडिशरी हम साथ देंगे, इसके लिए हमने मुशावरत शुरू की है। अब दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को मिल रहे हैं, या इंटेलिजेंसिया है, या वकला है, या मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, मजदूर, स्टूडेंट और फार्मर, सबको हम इकट्ठा कर रहे हैं। 2-3 दिन के सेमिनार होगा, आवाम से ओपिनियन लेंगे, मशावरत करेंगे और उसके मुताबिक जो है ना एक अमल तय करेंगे। ये मुल्क चलेगा तो आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। ब्रॉडर डेमोक्रेटिक एजेंडा बनाकर इंशाअल्लाह ताला एक जुस्तजू का आगाज करेंगे, ताकि इस मुल्क के जो बहरानों का जो इसको सामना है और जो ये एक गैर नुमाइंदा हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है। ये सवाल अब भी अपनी जगह पर मौजूद है कि अगर तहरीक इंसाफ के बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं तो फिर बानी पीटीआई को रिलीफ मिलने की बजाय मजीद सज़ा क्यों हो रही है। बहरहाल तहरीक इंसाफ ये तासुर दे रही है कि वो एक मजबूत अपोजिशन इत्तेहाद बनाने जा रही है, लेकिन इत्तेहाद भी उस सूरत में मौसर हो सकता है जब उसको मुक़्तदरा से हमायत हासिल हो। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत के खिलाफ एक मौसर इत्तेहाद बना लेती है तो हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बजेगी। इस हवाले से दो आरा पाई जाती है। ख्याल ये है कि बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से होने वाली मुलाकात के बाद से फ़ज़ा कुछ खुशगवार हुई है और कशीदगी में कुछ कमी वाक़ हुई है, जबकि पीटीआई की जो दीगर सियासी जमातों से मुलाकातें हो रही हैं वो मुल्क की सियासत के लिए बहुत खुशाइंद है। अगर तो ये मुज़ाकरात और मुलाकातें किसी ग्रैंड अलायंस के लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो दीगर जमातें शामिल होंगी फैसलों में उनकी भी राय शामिल होगी। और जहाँ तक पीटीआई के इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात और दीगर सियासी जमातों से मुलाकातों का अहवाल है तो फिर हुकूमत को कोई ख़तरा जो है वो यकीनन नहीं होगा। तो ये इत्तेहाद हुकूमत के वजूद के लिए
खतरनाक साबित नहीं होगा, जबकि एक ख्याल ये भी है कि तहरीक इंसाफ के साथ इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात बिल्कुल हुकूमत के लिए खतरे का बाइस बन सकते हैं। और हुकूमती हलकों में इस हवाले से जायज़ तशवीश भी पाई जाती है, क्योंकि तमाम मुश्किल फैसलों का बोझ और जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। अगर इस मौके पर कोई कौमी हुकूमत या नई हुकूमत कायम होती है तो इन मुश्किल फैसलों के बाद माशी बेहतरी का फल आने वाले हुक्मरान खाएंगे। बहरहाल बैकडोर राब्तों के जरिए कुछ भी मुमकिन है। हवाओं का रुख किसी के लिए कहीं भी बदल सकता है और हुकूमत को भी हवाओं का रुख अपनी तरफ से मुड़ जाने का खतरा जरूर दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पीटीआई का मकसद एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंचना था, जिसमें हो गई है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने की तैयारी शुरू कर दी। पहले शाहिद खान अब्बासी से मुलाकात हुई, आज मुस्तफ़ा नवाज खोखर के पास पीटीआई वफ्द पहुंचा। क्या इस बात को रियलाइज़ कर रही है पीटीआई के जो मुज़ाकरात हुकूमत के साथ हो रहे हैं वो कोई कामयाब तो होने वाले नहीं है, या नतीजा खेज तो होंगे नहीं, कंक्लूसिव होंगे नहीं, अब दूसरे ऑप्शन पे गौर करना चाहिए? तो ये कोई प्लान बी है जिस पे अब पीटीआई ने अमल शुरू कर दिया? जी देखिए, सबसे पहले तो जो ग्रैंड अलायंस की आप बात कर रहे हैं वो तो एक अलग मामला है। उसमें तुम्हारा मौक़िफ़ ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे नई हो, पुरानी हो, छोटी हो, बड़ी हो, पार्लियामेंट में हो ना हो, वो अगर हमारे जो मेन मौक़िफ़ हैं उनके साथ हमारे साथ खड़ा होना चाहती है, उन प्रिंसिपल्स पे, उन उसूलों पे, तो हम उनको वेलकम करते हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं और हम उनको अपने फोल्ड में लेके आते हैं। बट सर, दिस शुड हैव बीन डन वे अर्लियर ना सर, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी ये कर रही है, लेकिन आप ही के जो दोस्त अहबाब है, चाहने वाले हैं, वो मशवरा देते थे कि सबसे पहले ये काम कर लेना चाहिए कि ऑपोजिशन की तमाम तर पार्टीज को एक परचम तले इकट्ठा कर लें। जी चलें, आप सही कह रहे हैं कि पहले हो जाता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए बड़ा मशहूर मुहावरा है और आई थिंक इसी के ऊपर अब हम अमल कर रहे हैं। तो पास्ट में जो शायद लेट हो गया, लेकिन ये अब कर रहे हैं हम अलायंस, तो वो अपनी जगह दुरुस्त है। उसमें भी कुछ इश्यूज हैं जो हमें नजर आते हैं, जो हमें करने चाहिए, वो बाद में बात करेंगे आपके प्रोग्राम में। लेकिन जो दूसरा इशू है मुज़ाकरात वाला, वो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हमने तो अपने मौक़िफ़ दो दे दिए। हुकूमत जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है। उनके पास 7 दिन तो हैं जवाब देने के लिए, लेकिन उनकी अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें और जो उनकी इतलात आ रही है उनके कैंप से, वो लगता ये है कि शायद वो ये ना माने जो हमारी 2 कंडीशंस हैं। अगर उन्होंने ये ना मानी तो इमरान खान साहब ने मुझे बड़ा वाजे बताया है कि फिर एक लम्हा भी ये मुज़ाकरात आगे नहीं चलेंगे, एक सेकंड भी आगे नहीं चलेंगे। वो मुज़ाकरात की टीम उस मुज़ाकरात को ख़त्म कर देगी। तो ये पोजीशन है हमारी तरफ से। अब बॉल जो है वो उनके पास है। अगर वो मुज़ाकरात आगे चाहते हैं कि मुज़ाकरात आगे चलें, तो यकीनी तौर पे वो बांध सकते हैं ये मुतालबात और मुज़ाकरात को आगे चला सकते हैं, वरना फिर ये खत्म हो जाएंगे। देखिए, इनसाइडर तो यही है कि हुकूमत ने दोनों मुतालबात मुस्तरद कर दिए हैं, इसमें कोई डेलिब्रेशंस भी नहीं हो रही हैं। वो जुडिशल कमीशन बनाने वाला मामला भी और फिर अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई का मामला भी। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बखूबी, जैसे आपने कहा कि सेंस तो यही है, फीलिंग यही आ रही है कि हुकूमत ये नहीं मानेगी। क्या अली जफर साहब, ये हुकूमत के इस बॉडी लैंग्वेज को, कंडक्ट को, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को देख के आपने अंदाजा लगाया, या फिर वो जो बैकडोर मामला चल रहे थे वो असल में नतीजा खेज नहीं हो सके, या वहां वो बराबर या सबराबर नहीं हुए और अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां से जो है वो एब्सोल्युटली नॉट या ना हुई है? नहीं, मेरा ख्याल है ये तो मामला हुकूमत का ही है और शायद हुकूमत समझती है कि ये अगर हमने मान ली बातें तो हमारी हुकूमत चली जाएगी, या उनको मुज़ाकरात में इंटरेस्ट ही नहीं है। वो किसी ना किसी तरह अदालत में ही जंग लड़ना चाहते हैं और वहाँ ही अपनी अदालतों के फैसलों के जरिए ही अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। तो शायद उनका ये एटीट्यूड हो, ये उनको बेहतर पता है। लेकिन हमारी तरफ से तो हमने एक बड़ी जेन्युइन 2 कंडीशंस लगाई थी जो मेरी नज़र में रीजनेबल थी। और मुज़ाकरात इसी तरह शुरू होते हैं कि जिसके पास इख्तियार है वो साफ शफाफ तहकीकात करा दे। हमने कोई अपने लिए तो नहीं डिमांड की कि हमें ये दे दें या हमारे फेवर में कोई फैसला कर दें या हमारे केसेस ख़त्म कर दें। ये तो इस किस्म की बात तो की नहीं है। ये तो एक बड़ी रीजनेबल डिमांड थी जो उनके पास है। अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर ये मुज़ाकरात की नाकामी जो है वो फिर उनके जिम्मे होगी। हम फिर अपना काम करेंगे, वो अपना काम करें। लेकिन
दूसरा मीटिंग हुई थी बैरिस्टर गौहर साहब जी। की, उसका इसके फेलियर या सक्सेस, कामयाबी या नाकामी से कोई ताल्लुक नहीं। नहीं, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उस पर्टिकुलर मीटिंग के बाद, और खान साहब ने भी उस मीटिंग को बहुत खुशाइन करार दिया था कि ये बात होनी चाहिए। फिर DGISPR ने गुज़श्ता रोज़ एक मीटिंग में बात करते हुए ये कह दिया कि जी उसका तो एजेंडा हमसे पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर बात ज़रूर हुई थी, लेकिन हमने ये कह दिया कि ये मामला आप हुकूमत के साथ डिस्कस करें, वी हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। तो लगता तो यही है कि वहाँ पर बात करने की कोशिश की गई, लेकिन आगे से इनकार हो गया। वो वहां से बात क्या हुई क्या नहीं हुई वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन एक चीज जरूर बता सकता हूं जिसका बड़ा फायदा हुआ उस बात का, और यकीनी तौर पे वो नजर भी आता है, हर कोई देख रहा है, और वो ये है कि उस बातचीत करने के बाद वो जो भी गुफ्तगू हुई, जिस टॉपिक पे भी बात हुई, जो परेशानी PMLN में देखी मैंने, इतनी परेशानी देखी कि वो जमीन पे गिर गए, तो वो एक इंटरेस्टिंग और एक उसका फायदा हुआ PTI को ये परेशानी देख के कि इतनी परेशानी, इतनी उनकी वीक ग्राउंड्स हैं, इतने वो घबराए हुए हैं, इतना उनके पास इख्तियारात नहीं है कि एक सिंपल मीटिंग के बाद वो इतने घबरा गए। तो ये चीज जब अवाम ने भी देखी, और मेरा ख्याल है कि ये एक इस मीटिंग का पॉजिटिव एस्पेक्ट है PTI के लिए। अच्छा, टू दैट एक्सटेंट आपकी ये बात सही है कि वजीर आजम साहब को ब्रीफिंग लेनी पड़ी कि इस मुलाकात पे हुआ क्या था, अपने लोगों को बुला के कि ये कैसे हुआ और क्या डिस्कस हुआ। ये मैं अग्री करता हूँ आपकी इस बात से कि हुकूमती सफ़ों में खलबली ज़रूर बची। ऐसा क्या कुछ तो हुआ होगा ना सर कि जिससे हुकूमत टेंशन में आ गई या परेशानी में आ गई कि वजीर आजम साहब को खुद जो है इस पे ऊपर ब्रीफिंग लेना पड़ी। तो ऐसा क्या हुआ क्या सर? क्रक्स आप पूरा ना बताइए, इंसाइडर ना दीजिए कि क्या है, लेकिन ऐसा क्या डिस्कस हो गया या आगे से कोई ग्रीन सिग्नल मिला आपको? देखिए, वो क्या डिस्कस हुआ वो अनइम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कोई हतमी फैसला तो हुआ नहीं। यकीनी तौर पे इतना तो मैं बता सकता हूं आपको कि जो मीटिंग हुई उसमें सिक्योरिटी के इशू भी जरूर डिस्कस हुए होंगे, लेकिन जब आप इस तरह की गुफ्तगू करते हैं तो वो कंपार्टमेंटलाइज नहीं होती, यानी कि वो सिर्फ महदूद नहीं होती। गुफ्तगू में आप मुख्तलिफ बातें करते हैं, और वो हुई होंगी बातें जरूर, लेकिन जितनी परेशानी PMLN को है वो उसको उसका अंदाजा जो है मैं नहीं लगा सकता था। वो मुझे अब एहसास हुआ कि वो कितने वीक ग्राउंड पे खड़े हैं, कितने वीक विकेट पे खड़े हैं। लेकिन जफर साहब, अभी भी आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस मीटिंग से? अभी भी कोई एक्सपेक्टेशन है? यानी मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अभी भी हुकूमत को परेशान होना चाहिए, या फिर परेशानी वाले जो बादल हैं वो अब छट चुके हैं? हुकूमत तो मेरा ख्याल है अगर आप किसी को साथ स्माइल करके देख लेंगे, आप हंस के देख लेंगे, हाथ मिला लेंगे, तो उनको परेशानी होगी, तो वो परेशानी शायद इनकी कायम रहेगी काफी देर तक। लेकिन यकीनी तौर पे हम तो देख रहे थे कि हुकूमत जो है, जो बड़ी देर से दावा कर रही थी कि हमारे पास इख्तियार है और हम फैसले कर सकते हैं, हम तो ये ऑफर किया था उनको हमने, और बड़ा जेन्युइन ऑफर था, और हम वाकई इंटरेस्टेड थे कि मुज़ाकरात जो हैं वो आगे चलें और हल ढूंढें सारे मामलात का। लेकिन वो इस बात पे आमादा नहीं हुए। एक चीज आपको इंटरेस्टिंग मैं बता दूं कि ये कुछ लोग कह रहे थे कि शायद इमरान खान साहब अपने मुफाद के लिए ये मुज़ाकरात चाहते हैं या कोई डायलॉग चाहते हैं, लेकिन उन्होंने तो बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि इन मुज़ाकरात में उनके जो केसेस हैं उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। वो केसेस जो हैं, जहां तक ताल्लुक है, वो हाई कोर्ट से ही या सुप्रीम कोर्ट से ही उसमें बरी होंगे और फैसला लेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ इतने बेबुनियाद केसेस हुए हैं, इतने झूठे केसेस हैं कि मैं उनमें बरी हूंगा, बाइज्जत बरी हूंगा, अदालत के जरिए हूंगा, मैं कोई मुज़ाकरात के जरिए नहीं हूंगा। तो इसलिए हमें कोई उसका मुज़ाकरात का टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, वो नाकाम हो या वो ना हो। सिर्फ ये है कि मैं जाती तौर पे जी प्लीज आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जाती तौर पे मैं समझता हूं कि अच्छा है अगर उसमें मुज़ाकरात से कोई हल हो जाता, तो कौम भी एक साई ऑफ रिलीफ लेती। ठीक, अगर ये कामयाब नहीं होते, जिसके कामयाब ना होने के इम्कानात भी नजर आ रहे हैं, तो फिर मुकदमा लेके अदालतों में जाएंगे या फिर अवाम के पास जाएंगे? नहीं, मुकदमा तो देखिए अदालतों में लड़ना ही है हमने, वो मैदान तो कोई नहीं छोड़ना, ना पार्लियामेंट का मैदान छोड़ना है, ना हमने सियासत का मैदान छोड़ना है, ना मीडिया का मैदान छोड़ना है, ना पब्लिक सेंटिमेंट का मैदान छोड़ना है, ना हमने कानून की जंग खत्म करनी है। हम
हर फ्रंट पे लड़ेंगे अपने हकूक के लिए, और उसके लिए हम तैयार हैं कि क्या क्या स्ट्रेटजीज होंगी अगर ये मुज़ाकरात फेल हो जाए। हमें अंदाजा था कि ये बहुत बड़े चांसेस हैं कि ये मुज़ाकरात आगे नहीं चलेंगे, तो जो हिकमत अमली है वो बनाई हुई है, उसको फाइनल रंग या शेप इमरान खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ऐसे वक्त में जब 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 27 जनवरी को आईनी बेंच में समाअत होने जा रही है, इस तरमीम को लेकर अदालत में वाज़ेह तकसीम पाई जाती है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के दौर की तरह जस्टिस याहिया अफरीदी के दौर में भी जजेस साहिबान कश्मकश का शिकार नजर आ रहे हैं। अदालती समाअतों में भी चीफ जस्टिस के अदालती किरदार पर बहस चलती दिखाई दे रही है। जैसा कि पहले तो गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में आईनी और रेगुलर बेंच के मामले पर केस ट्रांसफर करने पर जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मंसूर अली शाह ने सख्त रिमार्क्स दिए। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए थे कि समझ नहीं आ रही 2-3 हफ्तों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकता है। 2-3 जजेस एक तरफ है और एक चीफ जस्टिस एक तरफ है, तो ये कंपैरिजन कैसे। और अब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर ना होने के मामले पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और आईनी बेंच के सरबराह जमीनुद्दीन को खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि केसेस 13 जनवरी को जस्टिस मंसूर, जस्टिस आयशा, जस्टिस इरफान सादत के बेंच के सामने मुकर्रर थे। बेंचेस के इख्तियारात से मुताल्लिक जो सवाल है वो बेंच के सामने उठाया गया, जिस पर फैसला जारी हुआ। 16 जनवरी को बेंच दोबारा तश्कील दिया गया। खत के मुताबिक जस्टिस अकील अब्बासी ने बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट फैसला जारी किया था और मुतल्लिका केस नहीं सुन पाए थे। ऑफिस को हिदायत जारी की गई थी कि केस को बेंच के सामने 20 जनवरी दिन 1 बजे मुकर्रर किया जाए। हमें आगाह किया गया कि केसेस मुकर्रर नहीं किए गए। हमें बताया गया कि 17 जनवरी को मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सामने ले जाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बताया जुडिशल ऑर्डर पास कर दिया है, कमेटी में शिरकत की जरूरत नहीं। ताहम हैरानी हुई कि जुडिशल ऑर्डर के बावजूद केस को 20 जनवरी को मुतल्लिका बेंच के सामने मुकर्रर नहीं किया गया। खत में कहा गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया जो पहले से तश्कील शुदा बेंच था। नया बेंच 16 जनवरी को केस नहीं सुन सका। कमेटी की तश्कील शुदा बेंच को 20 जनवरी को केस सुनने की अदालत ने हिदायत जारी की थी। खत में कहा गया कि कमेटी को मामला नहीं देखना चाहिए था, ऑफिस को केस मुकर्रर करना चाहिए था। कमेटी ने मामला देखा भी तो वही बेंच बनाती जो पहले से बना दिया गया था और केस 20 जनवरी को मुकर्रर करती। कमेटी नया बेंच बनाती तो जस्टिस अकील अब्बासी की जगह किसी नए मेंबर को शामिल करती। खत के मुताबिक कमेटी जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकती और केस 20 जनवरी को मुकर्रर करने की पाबंद थी। हमें कमेटी के फैसले का मालूम नहीं। पूरे हफ्ते की कॉज लिस्ट भी तब्दील कर दी गई और ऑर्डर जारी किए बगैर केसेस को बेंच के सामने हटा दिया गया। खत में कहा गया है कि अदालती हुक्म की तामील न करने पर ऑफिस की नाकामी और इदारे की सालमियत मजरू हुई है। अदालत की तयशुदा कानून की खिलाफ वर्जी की गई और बेंच के नोटिस लेने के दायरे इख्तियार को नहीं जो है वो छीना जा सकता और बेंचेस की आज़ादी के बारे में भी संगीन खदशात पैदा हुए हैं। खत में कहा गया है कि अदालती हुक्म की अदम तामील अदालत की तौहीन है, यानी ये तौहीन अदालत की गई है। और आज ही इंपॉर्टेंट मामला ये भी है कि एक प्रेस रिलीज सामने आई और पता चला है कि एडिशनल रजिस्ट्रार जो है उनको हटा दिया गया है, एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। यानी ये माना गया है कि गलती और कोताही किसी जगह हुई है, लेकिन क्या इस एक्शन के साथ ही मामले को सुलझाया जा सकता है या मामला हल हो गया है? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज सेनेट में आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये बात की है कि अदलिया को एग्जेक्टिव के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और अदलिया को हमें नहीं बताना चाहिए कि हुकूमत कैसे चलती है। तो एग्जेक्टिव जहां अदलिया के अंदर तकसीम है, वहीं एग्जेक्टिव भी अदलिया के खिलाफ बात कर रही है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने क्या कहा, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। डिसीजन ज़रूर आए लेकिन एग्जेक्टिव मैटर्स में कोर्ट्स के इस तरह के जनरल डायरेक्टिव्स के जी हुकूमत इस तरह से चलानी है, ये ना रस्म है, ना रवायत है, ना ये आइन की मंशा है। क्योंकि हम कहते हैं 3 कंपार्टमेंट्स हैं, अदलिया है, इंतज़ामिया है, मुकन्ना है। ना मुकन्ना यानी कि हमारे मामलात में कोई दखल दे, ना कोई अदलिया के मामलात में दखल दे, और वाइस वर्सा हम अदलिया से भी ये तवक्को रखते हैं कि वो एग्जेक्टिव को अपना काम करने दें। हर मामले में ये कहना कि नहीं इस चीज़ को इस तरह नहीं इस तरह से किया जाएगा, ये मेरे आइन की मंशा नहीं है। अब जहां हुकूमत और अदलिया इस मामले पर आमने सामने, वही तहरीक इंसाफ जजेस के लिखे जाने वाले खत का दिफा कर रही है। फैसल चौधरी ने इस पर क्या कहा, वो भी आपको दिखाते हैं। बिल्कुल ऐलान करते हैं कि हम मंसूर अली शाह साहब के, जस्टिस आयशा मलिक के और अकील अब्बासी साहब की तरफ से जो नोट आया है हम उसको एंडोर्स करते हैं और हम बिल्कुल उसके साथ खड़े हैं। हम अदलिया में होने वाली तफरीक और तासुब को बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं और हमारी ये डिमांड है चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत तमाम चारों चीफ जस्टिस से कि वो शहरी हकूक़ की बहाली के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए अदलिया को एक मजबूत तरीन अदारा बनाएं और अदलिया में जो तफरीक की बातें की जा रही हैं इसका फ़ौरन कलाकमा होना चाहिए।
इस मामले पर बात करने के लिए इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साकिब बशीर साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम साकिब बशीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। साकिब साहब, एक तरफ तो अदलिया के अंदर तकसीम है और फिर एग्जेक्टिव और अदलिया भी आपने सामने, जैसा कि द फ्लोर ऑफ द हाउस आज़म नज़ीर तारड़ साहब अदलिया को कह रहे हैं कि भैया आप एग्जेक्टिव के मामलात में मुदाखलत ना करें, आप हमें नहीं बता सकते कि हुकूमत कैसे चलानी है। तो ये महाजराई तो हर गुजरते दिन के साथ शदीद होती जा रही है, शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। हाउ डू यू सी दैट ऑल? क्या इसको देखते हुए आपको लगता है कि ये मामला थम सकेगा? 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भी एक केस समाअत के लिए मुकर्रर है, 20 जनवरी वाला तो नहीं लगा, तो आप देख रहे हैं कि मामला आगे की तरफ बढ़ेगा? नहीं, बहुत बड़ी तकसीम है 26वीं आईनी तरमीम के बाद। जो एक तो एग्जेक्टिव ने और अदलिया पर कंट्रोल भी हासिल कर लिया है, अपनी मन मर्जी के बेंचेस बनाने में भी उनका किरदार बढ़ गया है, अपनी मर्जी के जज लगाने में भी उनका किरदार बढ़ गया है। जहां पे जो जजेस हैं, मतलब किस वकील को जज लगाना है या किस जज को जो लोअर कोर्ट्स के जज हैं उनको सुपीरियर कोर्ट्स में लेकर जाना है, ये सबसे ज्यादा जो जज है वो मतलब जो लॉ नोइंग जो लोग हैं या जज हैं वही जज कर सकते हैं बेहतर अंदाज में, लेकिन उनकी इनपुट कम या उनके चूंकि वोट कम है तो इसलिए उनकी इनपुट जो है कम होती है और जो हुकूमत चाहती है वही जज लग रहे हैं और आगे भी वही लगनी है। ये 17 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक तकरीबन जो है वो 38 जज लगने हैं तमाम हाई कोर्ट्स में, 5 हाई कोर्ट्स में, और तकरीबन 8-6-7 जो है वो जज लग चुके हैं 17 जनवरी को बलूचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो वो भी जो हुकूमत ने चाह वही लगे। तो इसलिए और जो बेंचेस बनने हैं, जुडिशियल जो आईनी बेंचेस बनने हैं या सुप्रीम कोर्ट में जो आईनी बेंचेस है वो हुकूमत की मर्जी के हैं सारे। तो अभी हुकूमत क्या चाह रही है कि क्या मतलब एग्जेक्टिव में कौन सा जो मुदाखलत हुई है, अदलिया को तो आपने पहले ही दबा दिया है, जो निज़ाम इंसाफ है पहले ही उसकी साख जो है वो मतलब उस पर बड़े सवालात है। और दूसरी जानिब जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, अगर उनकी मुराद वो है, जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब की मुराद वो है, तो मेरे लिए हैरान कौन है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इंतजामी साइड की जो कमेटी है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, वो जुडिशियल साइड के ऑर्डर्स के खिलाफ जो है वो इस किस्म की चीजें कर रही है, बेंचेस तब्दील कर रहे हैं, जुडिशियल ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाकर बेंचेस को जो है वो तब्दील किया जा रहा है। और वहां पे एक केस जो सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था, उस केस को हटाने के लिए 17 जनवरी को 2 मीटिंग्स हुई। एक जो आईनी कमेटी की मीटिंग है, आईनी बेंचेस की कमेटी की, फिर रेगुलर बेंचेस की कमेटी की मीटिंग हुई। एक जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच से केस हटाने के लिए 2 कमेटीज एक ही दिन बैठ गई। तो ये मतलब जो इंटरनली जो अदलिया है उसके अंदर भी कुछ लोग तो मौजूद हैं जो अदलिया को कमजोर भी किया है, कमजोर कर भी रहे हैं। फिर हमने देखा कि 21 अक्टूबर को 26वीं आईनी तरमीम आई, उसके बाद दर्जन भर से ज्यादा दरखास्तें आ गई और उसमें सिविल सोसाइटी के लोग थे, पॉलिटिशियंस थे, वकला थे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदूर थे, मौजूदा जो बार एसोसिएशन है, कराची जो बार है, इसी तरह सिंध बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार है, लाहौर बार अब कह रही है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, अली अहमद कुर्द, हामिद खान, ये सीरियन मुनीर मलिक, ये सारे लोग जो है वो उन 26वीं तरमीम के खिलाफ पटिशनर्स हैं और मुख्तलिफ जो वकला जो है उनकी तरफ से पैरवी कर रहे हैं। 1 दर्जन से ज्यादा दरखास्तें पड़ी हुई हैं, आईनी बेंच ने उनको हाथ नहीं लगाया। और अभी जाकर जब ये रौला पड़ा हुआ है वहां पे 191A का जो इख्तियार जो है वापस लेने के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने, तो वहां जाकर इन्होंने 27 जनवरी के लिए अब केस लगाया और वो भी आईनी बेंच के सामने ही लग गया है। अब अंदाजा लगाएं आप, मैं अपनी काज का जज कैसे हो सकता हूं? एक सिविल जज के पास भी केस जाए तो वहां पे सिविल जज को अगर ये कहा जाए कि भाई जो आप फैसला कर रहे हैं ना, इस फैसले का असर आपकी जात पर पड़ेगा, मतलब आपको फायदा भी हो सकता है, आपको नुकसान ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है सर, सिविल जज ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। 26वीं जी वो सिविल जज जो है वो मामला उठाकर सेशन जज को भेज देता है कि वो किसी और जज के पास लगा दे। अब जो आईनी बेंच है या चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, ये बेनिफिशियरी है इस पूरी 26वीं तरमीम के। तो आईनी बेंच ने 27 जनवरी को अपने सामने ये जो है वो 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें लगाई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो आईनी बेंच है वो अपना जुडिशियल ऑर्डर पास करेगा कि फुल कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को फुल कोर्ट आईनी बेंच जो है वो डिक्लेयर किया जाए और सारे जजेस जो है वो देखें ये जो 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें, क्योंकि बट दिस सीम्स वेरी अनलाइकली, लगता नहीं है कि ऐसा होगा। देखिए 26वीं आईनी तरमीम की जो प्रोडक्ट है, जो आईनी बेंच है, जिसकी प्रोडक्ट है, जिससे जन्म लिया है इस आईनी बेंच ने, वही 26वीं आईनी तरमीम का फेट डिटर्मिन करेगा। ये बड़ी मायूब सी और बड़ी मुज़क्का खेज सी बात लगती है। देखिए एक तरफ तो 26वीं आईनी तरमीम का केस बिलाखिर रवा हफ्ते ही समाअत के लिए मुकर्रर है, रवा माह ही समाअत के लिए मुकर्रर है, और दूसरा जो 20 जनवरी का इंपॉर्टेंट केस था जिसके ऊपर फड्डा बना है,
3 जजेस ने खत लिखा है। आपको लगता है कि इसके बाद ये भी कोई राइट लेफ्ट हो सकता है, या 26वीं आईनी तरमीम का केस यही आईनी बेंच सुनेगा और मामला सेटल डाउन हो जाएगा? नहीं, आईनी बेंच सुनेगा तो यही आईनी बेंच 27 जनवरी को, लेकिन मसला ये है कि उस दिन इन पर इतराज होगा कि आप हैं बेनिफिशरी, और ये क्योंकि आईनी जो है वो एक आईनी तरमीम हुई है उसका मामला है, तो इसलिए पूरी सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। अब उसका तरीकाकार बड़ा क्लियर है कि ये आईनी बेंच जो है अपना एक जुडिशियल ऑर्डर पास करेगा और जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने वो ऑर्डर जाएगा कि आप सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर करें और वो 26वीं तरमीम के खिलाफ जो है वो दरखास्तें सुने। बाकी आप जो 20 जनवरी की जो फंडे की बात कर रहे हैं, जस्टिस मंसूर, जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी ने जो लेटर लिखा, उस लेटर में भी बहुत लैंग्वेज बड़ी आम थी। फिर हेयरिंग भी होगी और फिर जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी हुई है जिसमें जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको ओहदे से हटा दिया गया है और ये कहा गया है कि उनके लैप्स हुए, उनसे गलती हो गई। और जो सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल साइड पे एक मामला चल रहा है और वहां पे वो कह रहे हैं कि हमारे सामने एक केस लगा हुआ था कि 191A जो आर्टिकल है 26वीं तरमीम में ये ऐड हुआ, क्या इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जो रेगुलर बेंचेस हैं उनसे इख्तियारात वापस लिए जा सकते हैं या नहीं। तो इस पॉइंट पे उन्होंने कहा था कि हमने असिस्टेंस मांगी थी और वो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादात का बेंच था, और सुप्रीम कोर्ट के इसी बेंच ने जब ये केस सुनना था 16 जनवरी को, तो वहां पे बेंच रात गए तब्दील हो गया था, जस्टिस अकील अब्बासी आ गए थे। डोनाल्ड ट्रंप की बतौर अमरीकी सदर व्हाइट हाउस में वापसी के बाद यह सवाल उठ रहा है कि अमेरिका समेत आलमी सतह पर क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा होने वाली हैं। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है तो ट्रंप ने आते साथ ही बड़े पैमाने पर इस्लाहात शुरू कर दिए और एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के जरिए दिलचस्प फैसले जारी किए हैं। देखा जाए तो इन सदारती एग्जेक्टिव ऑर्डर्स की कानूनी हैसियत भी होती है, ताहम इन अहकामात को बाद में अदालतें आने वाले नए सुदूर खत्म कर सकते हैं। जैसा कि सदारत का ओहदा संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन के दौरे इक़्तिदार में जारी करदा 78 सदारती हुक्मनामों को मनसूख भी किया है। फिर इसी तरह सदर के एग्जेक्टिव ऑर्डर को अदालत में भी चैलेंज किया जा सकता है। जैसा कि गुज़श्ता रोज़ सदर का ओहदा संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए जिसकी रूह से पैदाइश की बुनियाद पर अमरीकी शरीयत का हुसूल खत्म कर दिया गया है। लेकिन चंद घंटे बाद ही इस फरमान के खिलाफ अदालत में दरखास्त दायर कर दी गई। अब अदालत चाहे तो डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को बरकरार रखे या फिर रद्द कर सकती है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए दिलचस्प फैसले किए हैं जिसमें सरे फहरिस्त जो जिन्सों का कानून है, हम जिन्स परस्तों पर बिजलियां गिराते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि मुल्क में सिर्फ 2 जिन्स यानी मर्द और औरत हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या गुफ्तगू की, जरा सबसे पहले उसको दिखाते हैं। बड़े बड़े इस्लाहाती इक़दामात हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने उठाए हैं और एक ऐसी तकरीब में उठाए हैं जहां अमेरिका के साबिक सदूर मौजूद थे, तमाम एग्जेक्टिव मौजूद थी, प्रोमिनेंट फेसेस मौजूद थे और जो जितने एम्बिशियस नज़र आ रहे हैं और जो ऐलानात वो कर रहे हैं, दिस इज़ येट टू बी सीन कि वो किस हद तक ट्रांसलेट हो पाते हैं, एग्जीक्यूट कर पाते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। सुनहरे मुस्तकबिल के लिए गैर कानूनी तरीके से डंकी लगाने का अंजाम बहुत बुरा होता है। एजेंट माफिया के फ्रॉड में आकर अपनी मजबूरियों से हारे हुए लोग अपनी जान और अपना माल भी दाव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं और अपना सब कुछ हार बैठते हैं। जैसा कि मराकश कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद जान की बाजी हार गए। और अब इस हादसे में अहम इंकिशाफ ये सामने आया कि कश्ती को कोई हादसा पेश नहीं आया था, बल्कि जाबाक होने वालों का कत्लेआम किया गया है। मराकश कश्ती हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानी जो वाक़े के चश्मदीद हैं, उनके बकौल डूबने वाली कश्ती के मुसाफिरों से खुले समंदर में तावान मांगा गया। तावान देने वाले 21 पाकिस्तानियों को छोड़ दिया गया, जबकि तावान ना देने वालों को पानी में धकेल दिया गया। मुतासिरीन का कहना है कि कश्ती में सवार बेशतर लोग सर्द मौसम और तशद्दुद के बायस हलाक हुए। कश्ती में मौजूद अफराद को खाने पीने की किल्लत का सामना भी था, जबकि बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक जिंदा बच जाने वाले मुसाफिरों ने बताया कि स्मगलर्स की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर उन पर तशद्दुद किया जाता था और बाज़ मुसाफिरों को समंदर में फेंक दिया गया। मराकश की बंदरगाह के करीब कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले जो मुतासरीन हैं उनमें से एक ने बताया कि हमारा सफ़र 2 जनवरी को शुरू हुआ, मगर 5 जनवरी को रात की तारीकी में कश्ती को ऐसे वीरान मकाम पर रोक दिया गया था जहाँ से कोई दूसरी कश्ती दस्तयाब नहीं थी। स्मगलरों ने कश्ती पर मौजूद सर्दी गर्मी से बच जाने वाला जो तरपाल है, हमारे कपड़े, खाने पीने की अशिया, मोबाइल, सब कुछ छीन लिया था और कश्ती को उसी मकाम पर बंद करके खुद दूसरी कश्ती में बैठकर चले गए थे। अब इस खबर को देखें तो ये कहा जा सकता है कि कश्ती को बुनियाद यरगमाल बनाया गया, उसमें मौजूद लोगों को, और सिर्फ वो लोग अपनी जान बचाने में कामयाब रहे जिन्होंने तावान दिया।
अब हादसों की बहुत सारी खबरें ऐसी सामने आती हैं, लेकिन ये बात अपनी जगह पर यकीनी है कि वो लोग जो ले जाने का वादा करते हैं वो खुद ही कश्ती को दरिया में फेंक देते हैं, समुद्र बंद कर देते हैं और अल्टीमेटली लोगों की जान चली जाती है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।